वैदिक ज्योतिष को यदि परिभाषित किया जाए तो यह कहा जा सकता है कि वैदिक ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान या शास्त्र है जो आकाश मंडल में विचरने वाले ग्रहों जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध के साथ राशियों एवं नक्षत्रों का अध्ययन करता है और इन आकाशीय तत्वों से पृथ्वी एवं पृथ्वी पर रहने वाले लोग किस प्रकार से प्रभावित होते हैं उनका विश्लेषण करता है। वैदिक ज्योतिष के कुछ मुख्य सिद्धांत हैं जो निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, वैदिक ज्योतिष में कर्म और भाग्य पर आधारित सिद्धांतों का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2, वैदिक ज्योतिष में अच्छे बुरे कामों या पिछले और मौजूदा जीवन के कर्मों की गणना करके भविष्य का आकलन किया जाता है। नंबर 3, वैदिक ज्योतिष में स्थान, समय, दिनांक और ग्रहों की स्थिति का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4, वैदिक ज्योतिष में राशि और राशि चक्र निर्धारण के लिए 360 डिग्री का एक आभासीय पथ निर्धारित किया जाता है। नंबर 5, इस पथ में आने वाले तारा समूह को कुल 27 भागों में विभक्त किया जाता है जिन्हें नक्षत्र कहते हैं। वैदिक ज्योतिष में राशियों को 360 डिग्री को राशियों में बांटने के लिए 12 भागों में बांटा गया है जिसे भचक्र कहते हैं। वैदिक ज्योतिष में नक्षत्र राशि चक्र प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। वैदिक ज्योतिष में आकाश में सितारों और नक्षत्रों की वास्तविक स्थिति के आधार पर गणना और उनका अवलोकन तथा उनका मूल्यांकन किया जाता है। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को एक स्थिर बिंदु के रूप में या मूल बिंदु के रूप में माना जाता है। वैदिक ज्योतिष में चार्ट जीवन के अलग अलग पहलुओं को समझने में हमारी मदद करता है। हर राशि का अपना एक विशेष या खास स्वभाव होता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक 27 नक्षत्रों से मिलकर और 12 खंडों या 12 राशियों यानी कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि में विभाजित होकर के कुल 12 राशियां बनती हैं। वैदिक ज्योतिष में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु केतु को नवग्रह के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। सभी ग्रह अपने गोचर में भ्रमण करते हुए राशि चक्र में एक निश्चित समयावधि के लिए या कुछ समय के लिए गोचर करते हैं अथवा ठहरते हैं और अपना अपना फल या परिणाम प्रदान करते हैं जिसको राशि फल कहा जाता है। राहु और केतु आभासीय ग्रह हैं। नक्षत्र मंडल में इनका वास्तविक अस्तित्व नहीं है। आपके जन्म और समय तिथि के समय आकाश में स्थित ग्रहों का संयोजन एक विशेष चक्र के रूप में होता है जिसको कुंडली में चक्र में या लग्न चक्र में प्रदर्शित किया जाता है। कुंडली विशेष रूप से वैदिक ज्योतिष पर आधारित रहता है। व्यापक अर्थ में ग्रहों की स्थिति, दशा विश्लेषण, कुंडली में बनने वाले दोष एवं उनके उपाय, पत्रिका में विशेष योगों का संयोजन, ग्रहों का शुभ अशुभ विचार इत्यादि का समावेश करके संपूर्ण जन्म कुंडली से फलादेश किया जाता है। कुंडली को ही जन्म कुंडली या जन्म पत्रिका के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। वैदिक ज्योतिष का इतिहास अब हम आपको बतलाते हैं। वैदिक ज्योतिष भारतीय संस्कृति का आधार वेद को मानता है। जो 4 वेद हमारे यहाँ हैं उसमें आधार वेद को माना गया है। वेद धार्मिक ग्रंथ ही नहीं है बल्कि विज्ञान की पहली पुस्तक है जिसमें चिकित्सा विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, खगोल विज्ञान का भी विस्तृत विवरण या वर्णन मिलता है।
भारतीय ज्योतिष विद्या का जन्म भी इन्हीं चार वेदों के द्वारा हुआ है। वैदिक ज्योतिष ऋग्वेद काल से वेदों से जुड़ा है। इस काल में भारतीय ऋषि मुनियों ने चंद्र और सौर वर्ष के गणना के ज्ञान को आगे बढ़ाया। नारद पुराण के मुताबिक ब्रह्मा से नारद को ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान प्राप्त हुआ था। 8300 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व का समय ज्योतिष शास्त्र का स्वर्ण काल माना जाता है। इस दौरान ज्योतिष शास्त्र पर कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए और शोध की गई और शोध के पश्चात इन ग्रंथों का विरचन हुआ। वैदिक ज्योतिष आकाश मंडल में मौजूद ग्रहों, राशियों और नक्षत्रों का अध्ययन करता है। वैदिक ज्योतिष आयुर्वेद और योग जैसे अन्य वैदिक विज्ञानों से भी जुड़ा हुआ है। वैदिक ज्योतिष का प्रभाव भारतीय सीमाओं से बाहर भी अर्थात संपूर्ण विश्व में फैला हुआ है। वैदिक ज्योतिष से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण या प्रमुख ग्रंथ हैं जिनका नाम इस प्रकार है। गार्गीय ज्योतिष या गर्ग संहिता, यह ज्योतिष की एक सर्वमान्य पुस्तक है। वृद्ध पाराशर होरा शास्त्र भी ज्योतिष वैदिक ज्योतिष की पुस्तक है। इसके अलावा जैमिनी सूत्र, स्फुजी ध्वज होरा या यवन जातक, बृहत संहिता, बृहत जातकम इत्यादि अनेक ग्रंथ भारतीय वैदिक ज्योतिष के आधारभूत स्तंभ हैं। जन्म कुंडली के माध्यम से अपने कैरियर की पहचान आप आसानी से कर सकते हैं, जिसके विषय में अब हम आपको जानकारी देने वाले हैं। जन्म कुंडली से कैरियर का पता लगाने के लिए कुंडली के 10वें भाव का अध्ययन किया जाता है। ज्योतिष के मुताबिक 10वां भाव कर्म का, कैरियर का, कारोबार का, राज्य पक्ष का, नौकरी का, व्यापार का भाव होता है। कुंडली के 10वें भाव में स्थित ग्रहों और उनके प्रभाव से व्यक्ति के वास्तविक कैरियर का पता चलता है कि वह अमुक जातक किस फील्ड में ये नौकरी करेगा या व्यापार करेगा अथवा किस क्षेत्र में वह जातक सफलताएं प्राप्त करेगा। जन्म कुंडली से कैरियर का पता लगाने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाता है। नंबर 1, अगर दसम और छठे भाव में कोई संबंध हो तो जातक निश्चित ही नौकरी करता है। नंबर 2, अगर दसम और छठे भाव में के स्वामी अच्छी स्थिति में हो और आपस में एक दूसरे से परस्पर परिवर्तन योग बनाए तो जातक को सरकारी नौकरी मिलती है। अगर दसम भाव में सूर्य या मंगल या दोनों कारक ग्रह हों तो जातक सरकारी नौकरी करेगा और अच्छे पद पर आसीन होगा। नंबर 4, अगर चंद्रमा और बृहस्पति एक साथ अपनी दृष्टि 10वें भाव पर डालते हैं या एक साथ कुंडली में मौजूद हैं तो सरकारी नौकरी मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अगर कुंडली में नंबर 5, अगर कुंडली में सूर्य और गुरु शुभ स्थिति में उपस्थित हों तो जातक की नौकरी स्थायी रहती है और वह निरंतर प्रगति पथ पर प्रशस्त रहता है। नंबर 6, नौकरी में प्रमोशन या सफलता के लिए मंगल, बुध और शनि की ग्रह की अहम भूमिका मानी जाती है। जन्म कुंडली के मुताबिक कैरियर चुनने के लिए ज्योतिष से परामर्श लिया जाना आवश्यक है, क्योंकि वही आपके सफलता वाले मार्ग को या जिस क्षेत्र में भी आपको सफलता प्राप्त होने वाली है वह आपको उचित परामर्श से उस क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध करा सकता है। नंबर 1, चंद्रमा ग्रह। अगर जातक की कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है तो उस व्यक्ति को निश्चित ही सरकारी नौकरी की प्राप्ति होती है। नंबर 2, शनि ग्रह अगर जातक की कुंडली में मजबूत है तो ऐसे व्यक्ति की भी सरकारी नौकरी लगती है। मंगल ग्रह अगर जातक की कुंडली में मजबूत हो तो व्यक्ति को निश्चित ही सरकारी नौकरी प्राप्त होती है। वैदिक ज्योतिष नौकरियों में सफलता प्राप्त करने की दिशा को में केवल दिशा को इंगित करने से अच्छा है,
यह हमेशा व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह समय और प्रयास में लगा रहे कि कौन सा क्षेत्र उसके लिए उचित रहने वाला है। सभी विज्ञान में किसी भी सिद्धांत का परीक्षण करना महत्वपूर्ण योजना होती है और फिर किसी भी निष्कर्ष पर आने से पहले परिणामों का निरीक्षण करना पड़ता है। वैदिक ज्योतिष निश्चित रूप से अन्य अधिक स्वीकार्य प्रणालियों में जैसे आधुनिक मनोविज्ञान और चिकित्सा मुद्दों के निदान के लिए कठिन है। उदाहरण के लिए में एक व्यक्ति जो डॉक्टर है, जो रोगों को ठीक करने की वो करता है, कहता है कि मेरी एक शारीरिक स्थिति है। डॉक्टर 20 वर्षों से हल करने की समस्या कर रहे हैं। डॉक्टर इलाज करता है, कुछ चिकित्सा समाधानों में कुछ नहीं किया और कुछ ने राहत दी। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि पारगमन का पालन करना है तो मंगल को के प्रभाव को नहीं देखा जाना गलत तथ्य है। जब मंगल हिट होता है तो वह आमतौर पर जातक दवा लेना समाप्त कर देता है, यानी कि मंगल के कारण ही जातक दवाई का सेवन या असेवन करता है, लेकिन डॉक्टरों का कोई अन्य इलाज नहीं है। यदि केवल सामान्य दुनिया ज्योतिषियों को डॉक्टरों के समान मानकों पर परखेगी तो यह निर्णय गलत साबित होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब जातक की कुंडली के 10वें भाव में मकर राशि और मंगल ग्रह होते हैं तो वह सरकारी नौकरी मिलने की संभावना उसके जीवन में बढ़ जाती है। इसके साथ अगर कुंडली में सूर्य और ग्रह गुरु मित्र राशि में मौजूद हो तो जातक के लिए सरकारी नौकरी लगना लगभग तय मानी जाती है। इसीलिए लग्न में और चंद्रमा इन दोनों में से जो भी बलवान हो उससे 10वें भाव में कौन से ग्रह का प्रभाव है इसका विचार करना चाहिए। उसी से जातक के व्यापार का क्षेत्र पता चलता है। आजीविका का विचार करने के लिए लग्न या चंद्रमा से 10वें भाव में स्थित ग्रहों को ज्योतिष आचार्यों ने विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना है। ज्योतिष शास्त्र की राशि के आधार पर संभावित कैरियर पथों के बारे में जानकारी प्रदान कर सकता है। मेष राशि के लोग उद्यमिता, बिक्री या खेल कूद के लिए उपयुक्त होते हैं। वृषभ राशि के लोग वित्त, बैंकिंग या रियल एस्टेट में सफल होते हैं। मिथुन राशि के लोग पत्रकारिता, लेखन या अभिनय जैसे क्षेत्रों में निश्चित ही सफलता को प्राप्त करते हैं। भारतीय वैदिक ज्योतिष में जिस ग्रह को कैरियर और नौकरी के अवसरों के लिए जिम्मेदार माना जाता है वह ग्रह शनि। शनि क्या कहता है? शनि कड़ी मेहनत कराता है, अनुशासन से रहना सिखाता है, जिम्मेदारी से जोड़ता है और माना जाता है कि इस शनि का प्रभाव व्यक्ति के किसी पेशेवर जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव हमेशा ही रहता है। अब हम कैसे जानें कि कौन सा क्षेत्र सफलता के लिए पर्याप्त रहेगा? सबसे पहले दशा प्रणाली पर निर्भर रहें। यदि आपके पास सटीक जन्म समय है तो दशा प्रणाली जो आपके जीवन के प्रत्येक भाग को आपके चार्ट में किसी विशेष ग्रह की संरक्षकता को सौंपती है, दीर्घकालिक और अल्पकालिक भविष्यवाणियों के लिए जाने वाली पहली जगह है। कैरियर के लिए सबसे महत्वपूर्ण डिविजनल चार्ट D10 चार्ट है। हमें D10 चार्ट के साथ साथ D1 चार्ट या मुख्य राशि चार्ट भी देखना चाहिए। नवमांश एक डिजिटल चार्ट है जिसका उपयोग हमारे जीवन में हर चीज का विश्लेषण करने के लिए किया जा सकता है। इसका हमारी शिक्षा, पेशे, वित्त आदि पर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों तरह का प्रभाव पड़ता है। कोई व्यक्ति नौकरी करेगा या व्यापार करेगा, यह कुंडली के निम्न योगों से पता चलता है। अगर 10वें भाव में व 6ठे भाव में कोई संबंध हो तो जातक नौकरी करेगा। यदि 10वें भाव व 6ठे भाव के स्वामी की अच्छी स्थिति होकर के परिवर्तन योग बन रहा है और 10वें भाव में सूर्य या मंगल या दोनों कारक ग्रह होकर बैठते हैं तो जातक नौकरी करता है और अत्यंत उच्च एवं शुभ पद पर बैठता है। कुंडली का 10वां घर कर्म
कैरियर, कारोबार का भाव माना जाता है। कुंडली में 10वें भाव को देखकर ही पता चलता है कि व्यक्ति के जीवन में किस क्षेत्र में सबसे अधिक बेहतर परिणाम सार्थक हो सकते हैं। आइए जानते हैं 10वें भाव में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, केतु आदि समेत सभी नवग्रहों का होना व्यक्ति के कैरियर पर कैसा प्रभाव डालता है। शनि देव ही नौकरी के कारक ग्रह माने गए हैं। फिर भी हर एक कुंडली की और राशि और अलग अलग होती है। आपके 10वें भाव में जो भी राशि आए, समझ लें वही ग्रह आपको नौकरी दिलाएगा। राहु को सामान्य तौर पर अशुभ प्रभाव देने के लिए जाना जाता है और इसे एक ऐसा ग्रह माना जाता है जो काम में आलस्य, देरी और बाधा उत्पन्न करता है। तो दर्शकों, यह था आज का वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि वैदिक ज्योतिष की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका इतिहास क्या है और वैदिक ज्योतिष किस प्रकार से किसी जातक के कर्म के क्षेत्र के बारे में पता लगा करके बताता है कि किस क्षेत्र में जाने पर अमुक जातक को सर्वाधिक सफलताएं मिलेंगी। उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा और आप वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य ही करेंगे तथा कमेंट करके अपनी राय से हमको अवश्य ही अवगत कराएंगे कि आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा। धन्यवाद। प्रेम से बोलो जय सिया राम।